इस प्रोग्राम में दिखाई गई ये सभी चीजें काल्पनिक हैं पर सत्य है। अगर इस सत्य से किसी की भी भावनाएं आहत होती है तो वो अपनी भावनाएं लेकर कोर्ट में जा सकता है। मुझे ईमानदारी से अपना पहले परिचय देना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे पास ऐसा कुछ है कि जिसको मैं परिचय के रूप में आप लोगों को दूं। मतलब अब तक ऐसा कुछ उखाड़ा नहीं है कि जो मैं आपको बता सकूं, और जितना नेसेसरी या ज़रूरी होगा उतना समय समय पे मैं आपको बताता रहूँगा। मैं कभी इस तरह का बंदा रहा ही नहीं हूँ कि मैंने कुछ करियर ऑप्शन या करियर ओरिएंटेड जिसको कहते हैं उस तरह का मैं कभी बंदा रहा ही नहीं हूँ। लेकिन हाँ, मैं हर इंडियन की तरह या फिर हर ह्यूमन बीइंग की तरह सपने ज़रूर देखता हूँ। और बचपन से ही मेरे 3 सपने रहे थे। सपने मतलब जिसको लोग पूछते थे आप क्या बनना चाहते हो या कैसे बनना चाहते हो, तो मुझे कभी करियर के बारे में ऐसी कोई चिंता कभी रही नहीं। लेकिन 3 सपने मेरे हमेशा से थे, जिसमें से 2 थे और एक अभी भी है। मेरे बचपन से ही जुड़े हुए हैं और वो बचपन से ही शुरू हो गए थे। पहला, जब मैं रात को हम लोग, क्योंकि मैं राजस्थान जयपुर में रहता हूँ, तो हम लोग छतों पे सोया करते थे और रात भर मैं खुले सितारे देखा करता था। तो मेरा मन करता था कि यार वहाँ भी कोई जा सकता है क्या। तो मेरा पहला सपना था एस्ट्रोनॉट बनना। लेकिन 10th और 11th तक आते आते मुझे ये क्लियर हो गया कि ना तो मैं मैथ्स में इतना अच्छा हूँ और ना ही मेरी इतनी उस तरह की एरोनॉटिक की मेरी मतलब परफॉर्मेंस है कि मैं उसमें कुछ कर पाऊंगा। अगर मैं एक एस्ट्रोनॉट भी बनना चाहूँ तो मैं शायद एक असफल एस्ट्रोनॉटिक साइंटिस्ट टाइप बन के रह जाऊंगा। मैं अपना शायद उसे अचीव नहीं कर पाऊंगा गोल को। तो जिस तरह आसमान से गिरे खजूर में अटके, उसी तरह मैं भी अंतरिक्ष से गिरा और आसमान पे अटका। मेरा फिर दूसरा सपना ये था कि मैं पायलट बनूं। और आज तो बहुत सस्ता हो गया है, लेकिन जिस वक्त मैं इस काबिल हो रहा था कि मैं पायलट के लिए की ट्रेनिंग ले सकूं, उस वक्त ये सब इतना महंगा था कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था उस चीज़ को, या मेरे पेरेंट्स भी अफोर्ड उस वक्त नहीं कर सकते थे कि वो मुझे पायलट बना सके। और 12th तक और फिर ग्रेजुएशन तक मुझे ये पता लग गया कि मैं पायलट भी नहीं बनने वाला हूँ। हाँ, फ्यूचर में शायद मैं कुछ ऐसा सीख लूँ, लेकिन मुझे ये क्लियर हो गया मैं ये भी नहीं। लेकिन और एक सपना मेरा बचपन से कि जब भी मैं कहीं जाता था तो मैं उस वक्त किसी को पता भी नहीं था कि कैमरे इतने छोटे हो जाएंगे, लेकिन मैं हर चीज़ को ऐसे सोचता था जैसे मैं आंखों से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मुझे हमेशा से फिल्म मेकिंग का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है। और मेरा, क्योंकि मेरी जो पूरी दिनचर्या रहती है वो यही रहती है कि मैं बस फिल्म देखता हूँ, सिनेमा देखता हूँ और जितनी चीज़ें हो सकती हैं वो सब देखता हूँ। जो मेरे से पैदा होने से पहले जब का जो सिनेमा बन गया, जो मैं नहीं देख पाया जब टीवी था या फिर, तो वो सब मैं देखता हूँ। और मैं अपनी गार्डनिंग करता हूँ, मतलब ज़्यादातर अपने पौधे वौधे लगा रहा होता हूँ कुछ मैं। तो जब भी कुछ इसी चीज़ को लेकर रिलेटेड कुछ काम होगा तो मैं इस चैनल पे आपको दिखूंगा। तो आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ ये पर्सनल बातें बतानी भी ज़रूरी थी कि बेसिक इंट्रो आपको मैं दे दूं। इंट्रो नहीं इसको कहेंगे, लेकिन पर्सनल परिचय, आपसी परिचय, क्योंकि ये दिल की वो बातें मैंने आपको अभी पिछले 4-5 मिनट में बताई है जो शायद मैंने कभी खुद से भी नहीं करी, क्योंकि कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा कि मैं बैठ के ये चीज़ें शेयर करूँ। और आज जब कर रहा हूँ तो सीधे पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ कि इसको मेरे परिवार के साथ साथ लाखों करोड़ों लोग भी देख सकते हैं। मैं, जैसा कि आपको पता लग ही गया कि मैं सपने देखने वाला बंदा हूँ, तो मैं हमेशा से बहुत ही सेंसिटिव रहा हूँ। मैं छोटी सी खुशी को बहुत ही ज़्यादा खुशी में फील करता हूँ, और जब मैं दुखी होता हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी फील हो जाता हूँ। लेकिन एक शख्स कह लें या फिर एक पर्सनैलिटी कह लें, जिसकी वजह से मैं हमेशा चलता रहता हूँ। तो बिना समय ज़ाया करते हुए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि को, और आपसे मेरी मुलाकात होगी जब हम कभी सिनेमा की बातें करेंगे। मिट्टी की मोहब्बत में कुछ आशुफ तसरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो कि लाजिम भी ना थे। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपने आज का संबोधन शुरू करना चाहता हूँ और श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ उन तमाम स्वतंत्रता सैनिकों को जिन्होंने आज हमें हमारा संविधान और आज का हमारा मौजूदा भारत दिया। तो आई कॉल माई सेल्फ क्रांतिकारी शोएब, जिसको सुन के लोगों को लगता होगा कि बहुत ही महान आदमी है जिसने देश की आज़ादी के वक्त लड़ाई लड़ी हो। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कंफ्यूज कर रहे हो क्रांति को देश की आज़ादी या फिर भारत की इंडिपेंडेंस से। तो आखिर क्रांति होता क्या है? क्रांति या इनकलाब वह बदलाव या वह पॉजिटिव या सकारात्मक बदलाव होता है जो कि समाज द्वारा समाज में लाया जाता है। ये वो सोच है जिसने मंगल पांडे को तोप के आगे खड़ा कर दिया था। ये वो सोच है जिसने गांधी के कदमों को चलाया। तो क्रांतिकारी कोई इंसान नहीं है, ये एक सोच है जो किसी के अंदर भी पनप सकती है, जो किसी भी अत्याचार के खिलाफ कहीं भी खड़ी हो सकती है। वही सोच है। अगर आपके अंदर भी बदलाव और पॉजिटिव बदलाव की सोच आपके अंदर है तो आप भी क्रांतिकारी है, आपके अंदर भी इनकलाब और क्रांति जिंदा है। उसी तरह जिस तरह हर इंसान के अंदर क्रांति या क्रांतिकारी चेतना होती है या कॉन्शियसनेस आती है, शायद मैं शोएब की कॉन्शियसनेस हूँ, जो कि शायद तब डेवलप हुई जब उसने कभी
अपने आसपास के समाज के अंदर कोई अत्याचार देखा या कोई भेदभाव देखा या फिर कुछ नॉन बैलेंस चीज़ देखी और जो उसको जो अनएक्सेप्टेबल लगी और उसी को लेके वो बिल्टअप होती गई या फिर उस सोच को कह लें, उस कॉन्शियस को कह लें जो कि शोएब के बड़े होते-होते वो जान रहा था कि किन बलिदानों के बाद हमारा देश हमें हमें मिला है और किन-किन समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं और उन्हीं समस्याओं को सुलझाने के लिए ना कि सिर्फ़ अपनी लाइफ़ में बल्कि एक बड़े पर्सपेक्टिव में यानी समाज के अंदर वो बदलाव लाने की जो सोच, चेतना या कॉन्शियसनेस है, वही है क्रांतिकारी शोएब। तो मैं कोई इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं वो चेतना हूँ जो समय-समय पे कुलबुलाती है और बार-बार गार्डनर जैसे लोगों को बताती है कि दुनिया में कितना गम है, तेरा गम कितना कम है। बहुत सारी असमानता दुनिया में हो रही है, बहुत सारा फ़िलहाल विद्रोह इस दुनिया में हो रहा है, तो उसी के साथ जो ये कॉन्शियसनेस है, इसका स्तर दिन-ब-दिन गिरता जा रहा है। ये भी हमारा दायित्व है कि इस कॉन्शियसनेस को हम ऊपर लाएँ और उसी के लिए एक छोटा-सा कदम है यह चैनल। इस चैनल के शुरुआती वीडियोज़ में हमारा उद्देश्य है कि हम तमाम जितने भी हमारे दर्शक हैं, उनका स्तर और हमारा स्तर, सोचने का स्तर या कॉन्शियसनेस का स्तर एक जगह पे लेकर आ पाएँ। तो उसी के लिए मैंने इनवाइट किया है हमारे अगले जो जो भी अगले 10 एपिसोड के लिए आपको बताएँगे और कोशिश करेंगे कि हम लोगों का कॉन्शियस एक लेवल पे आ पाए। तो इस सीरीज़ के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके इनको यहाँ पे बुलाया है, तो प्लीज़ स्वागत कीजिए और हमारा शो आज से ही शुरू होता है, अभी से। तो उनको बुलाने से पहले लेकिन मैं आपसे कुछ आखिरी शब्द कहना चाहूँगा और कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा। आज ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं कुछ छोटी-सी बातें बताना चाहूँगा कि मैं अब तक लाखों लोगों से बात कर चुका हूँ। जी, लाखों लोगों से मैं वन टू वन अभी तक बात कर चुका हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर पिछले 8 से 10 सालों के अंदर। और इन सब लोगों के अंदर मैंने 2 ही तरीके के लोग पाए। कुछ ऐसे लोग जिनका पास्ट बहुत अच्छा था या सुनहरा था, तो वो हमेशा पास्ट की बात करते हैं। जैसे कि आप कुछ लोगों से मिलोगे वो बोलेंगे 2014 से पहले सब सही था, 2014 से पहले सही था। आप उससे भी पुराने बुज़ुर्ग लोगों से बात करेंगे वो बोलेंगे वो सही था, इंदिरा गांधी सही थी। फिर इंदिरा गांधी वाले बोलेंगे ऐसे भी लोग हैं जो यूँ कहते हैं कि अंग्रेज़ों का काल सही था। ऐसे भी लोगों से मैं खुद मिला हूँ पर्सनली जो कि इतने बुज़ुर्ग थे, लेकिन वो कह रहे थे कि जब अंग्रेज़ों का राज था, तो कलेक्टर टाइम पे आता था। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी अच्छे दिन देखे ही नहीं, तो वो हमेशा फ्यूचर की बात करते हैं। लाइक मैंने कई लोगों को देखा है जो बोलते हैं कि बस अगले मंडे से या फिर अगले अगले मंथ से मेरा ये शुरू हो जाएगा या फिर कई लोग बोलते हैं कि 2 साल बाद मेरी लॉटरी खुलेगी या 2-3 साल बाद मकान मेरा बिकेगा। लोग ऐसे भी हैं जो कि फ्यूचर के अंदर उम्मीद तलाशते हैं। तो अपनी बात को मैं ख़त्म करना चाहूँगा, पहले तो हम आज में जीना सीखेंगे कि आखिर आज हमें किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह का कोपिंग मैकेनिज़्म हमारे समाज में बनता जा रहा है। पहले हमें उसको पहले समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब हम कुछ उसमें तब्दील या फिर क्या हम उसके लिए कर सकते हैं, वो तो बाद की बात है। तो ये चैनल उसी का मुहिम है। आखिर में मैं एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करूँगा और हमारे वीडियो की तरफ चलते हैं या पहले एपिसोड की तरफ चलते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त अपने उन साथियों के लिए जिनका पास्ट बहुत ग्लोरियस था या जिन्होंने बहुत अच्छी दुनिया देखी है और अब जो आज के ज़माने को कोसते हैं, उनके लिए 2 लाइन पढ़ते हुए मैं आज की अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इल्म व अदब के सारे खज़ाने गुज़र गए, इल्म व अदब के सारे खज़ाने गुज़र गए, क्या खूब थे वो लोग पुराने गुज़र गए। बाकी है फ़कत ज़मीं पे आदमी की भीड़, बाकी है फ़कत ज़मीं पे आदमी की भीड़, इंसान को मरे हुए ज़माने गुज़र गए। तो दोस्तों समय हमारे पास बहुत कम है और बातें हमें बहुत सारी करनी है आज। तो सिर्फ मेरे पास 20 मिनट है लेकिन बात हम अभी शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक की। तो दोस्तों ह्यूमन ह्यूमन सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? ह्यूमन
बीइंग ह्यूमन आता होगा सलमान खान वाला, लेकिन ये वो वाला ह्यूमन नहीं है। जिस ह्यूमन की मैं बात कर रहा हूँ, वो ह्यूमन को समझना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हो रहा है क्योंकि हम यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन सोच की बात कर रहे हैं। तो जब हम ह्यूमैनिटेरियन सोच की बात कर रहे हैं या इंसानियत की बात कर रहे हैं, तो पहले ये तो जाने कि इंसान क्या है, इंसान का वजूद कहाँ है, क्या है, कहाँ से इंसान आया, किस तरह जिस तरह की दुनिया हम आज अपने आसपास देख रहे हैं, ये इस रूप में किस तरह आई। लाइक शुरुआत से तो इस तरह की दुनिया नहीं थी, तो किस तरह से हमारे आसपास की सोसाइटी, समाज और लिटरेचर और पॉलिटिक्स और जितने भी तरीके के इज़म्स आए हैं, उनका उनकी शुरुआत कहाँ से हुई और इंसान की अब तक की जर्नी या सफ़र ग्रोथ क्या रहा। और इंसान की उत्पत्ति पे बहुत हज़ारों शोध हो चुके हैं और हर शख्स अभी तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं पाया है। एक सवाल का जवाब मिलता है, उस जवाब में से और 100 सवाल खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज हम इस ह्यूमन की बात करेंगे। वो ह्यूमन की बात करना इसलिए ज़रूरी हुआ है क्यों, ह्यूमन डिवाइड होता जा रहा है। पहले जेंडर में मेल फीमेल, देन इसके बाद और भी इसके अंदर भी आ जाते हैं LGBTQ+। धीरे धीरे डाइवर्जन हुआ, ये एक साथ था, शुरुआत थी, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई इस डाइवर्जन की, रिलीजन में बढ़ गया, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिज्म और लाइक ETC, पता नहीं कितने और कितने आए गए। अगर इतिहास में पूरा वर्णन देखें तो तब तो गिनना ही मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा ये पेन स्लिपरी हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, काम चलाएंगे। तो ये जो डिवीजन आते गए, बंटते गए, तो क्या ये ह्यूमन बंटता गया? मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन जब कोई एक पेड़ उगता है तो उसमें से शाखाएं निकलती हैं। तो क्या हम ये कहते हैं कि पेड़ बट गया, कि उसमें से और शाखाएं निकलती है, पत्ते होते हैं, इधर एक और शाखा निकल गई? तो क्या ग्रोथ के लिए लाजमी है बंटवारा? ये सवाल मेरे मन में आया, ये मैं कहीं से आपको वैसे नहीं बता रहा हूँ कोई थ्योरी, ये मेरे मन के सवाल, क्योंकि आप मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरे ही मन के सवालों के पे यहाँ मैं बात करूंगा। इधर उधर पे कॉपी करने का रीज़न लाइक कोई फ़ायदा नहीं है कुछ भी कॉपी करने का, क्योंकि इस चैनल का पर्पज़ ही है अभी अपनी अभिव्यक्ति को सामने रखना और अपने मन में आने वाले सवालों को अपने तरह के लोगों के साथ साझा करना, ताकि हम मिलकर उन सवालों के जवाब को ढूंढें। तो ये बंटवारा क्या लाजमी था? क्या ये बंटवारा लाजमी था? क्योंकि ग्रोथ होनी है, शाखा बटनी है, बांस की तरह, लाइक बैम्बू ट्री की तरह नहीं है ह्यूमैनिटी या कल्चर या सिविलाइजेशन या ह्यूमन का जो जर्नी है, वो बैम्बू ट्री की तरह ना होके एक बरगद की तरह है। एंड देन फिर इसकी जड़ें भी सबकी ऐसी है कि जड़ें आकर एक जगह इकट्ठी हो रही है एंड देन वो शाखाओं में बट रही है। तो क्या इस तरह हम ह्यूमन को डिवाइड करें, या फिर अगर इसको उल्टा करें हम, तो क्या ह्यूमन इस तरह बढ़ता गया? लेकिन जिस भी सूरत हाल में हमें आज इंसान देखने को मिलता है, जिस भी रूप में देखने को मिलता है, कलर में देखने को मिलता है, धर्म में देखने को मिलता है, वो इस हाल तक कैसे पहुंचा? और बेसिकली अगर आपको बता दूं कि ह्यूमन अर्थ पे रहता है, ठीक है, अर्थ इसका घर है और ये बेसिकली एक जानवर है, ठीक है, एनिमल है ये। लेकिन एनिमल बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे आगे का और सबसे विचित्र चीज है ये बंदा। ये क्यों, इसको हर चीज से अलग ह्यूमन को क्या बनाता है? आपके मन में क्या आता है, दिमाग में क्या आता है कि इंसान ऐसा क्या करता है जो जानवर नहीं करता? खाना खाना जानवर भी खाता है, पानी पीना जानवर भी पीता है, बच्चे पैदा करना जानवर भी करता है। आप बोलोगे सोसाइटी, तो सोसाइटी जानवर भी सोसाइटी में रहता है, ठीक है। जैसे शेरनियों का झुंड होता है और एक शेर होता है, उसमें अल्फा मेल एंड वो प्रोटेक्ट करता है एंड देन शेरनियां शिकार करती है एंड वो खा रहा होता है। सेम विथ नहीं, मतलब दूसरा हम देखते हैं जंगल में, दूसरा जानवर है हाथी। हाथी के अंदर हथनियों का झुंड होता है। जो भी हाथी का बच्चा पैदा होता है, लाइक जो मेल हाथी होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है उसको वो लोग बाहर खदेड़ देते हैं कि ये यूजलेस फेलो है, भगाओ इसको बाहर यहाँ से,
शांति अशांति फैलाता है ग्रुप में, तो वो लाइक वहाँ महिलाओं की चल रही है। सो हम देखते हैं कि जॉन लॉयंस की सोसाइटी है वो ड्रिवन बाय वुमेन है बट रूल बाय मेल है, एंड हाथियों की जो सोसाइटी है वो कंप्लीटली ड्रिवन बाय वुमेन, या सॉरी फीमेल, और लाइक रूल्ड बाय फीमेल। लेकिन हम हाथी हम मैमल तो हैं, लेकिन हम लोग हाथी के इतना नज़दीक हमारा डीएनए नहीं है। हमारा सबसे नज़दीकी डीएनए मिलता है चिंपैंजी के अंदर। चिंप 95% of our DNA मैचेस विद चिंपैंजी। बट एक और जानवर है लाइक बंदर ही है, और उसका नाम है बोनोबो। बोनोबो सॉरी बोनोबो देखने में तो चिंपैंजी जैसा ही होता है, लेकिन बोनोबो का जो डीएनए है इंसान से मैच करता है 0.7%। देखिए डीएनए मैच कर रहा है हमारा जानवरों से, और जानवरों में स्पेशली बंदरों से, और बंदरों के अंदर भी चिंपैंजी और बोनोबो दोनों कॉन्गो के नाम के इलाके में पाए जाते हैं, कॉन्गो में लाइक अफ्रीका के अंदर। तो और इन दोनों में सिर्फ इतना सा डिवीजन है देखने में और डीएनए वाइज भी, कि एक जो कॉन्गो नदी है, मतलब एक लाइक कोई ठोस थ्योरी नहीं है कि इन दोनों के अंदर डिवाइड कैसे आया, क्योंकि दोनों देखने में एकदम सेम है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये डिफरेंट क्यों है, सेम दिखते हुए भी ये डिफरेंट क्यों है, मैं बताता हूँ आगे। तो चिंपैंजी रहते हैं नॉर्थ साइड ऑफ कॉन्गो रिवर, एंड ये रहते हैं साउथ में। इनमें मेजर डिफरेंस ये है दोस्तों, चिंपैंजी खतरनाक वाले ब्रूटल होते हैं बिल्कुल एकदम, एंड इनमें जंग होती है। और अभी फिलहाल अगर जिस टाइम मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ इंटरनेट पे चल भी रहा है कि चिंपैंजियों का एक ग्रुप है जो 8 साल तक उनसे उनका युद्ध चल रहा है, एंड पता नहीं अब तक कितने मर्डर हो चुके हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं वो लोग जान से। तो ब्रूटल होते हैं एंड रूल बाय मेल, और ये लोग ब्रूटल होते हैं एंड मेल इनको रूल करता है। सो एंड मेल का भी मैं आपको जो बात बोल रहा था चाह रहा था कि मेल का ये लोग क्या करते हैं, इनका कोई एक लीडर नहीं होता है, ये लोग झुंड बनाते हैं। 4 या 5 जो चिंपैंजी होंगे जो मतलब सबसे धाकड़ या खतरनाक टाइप के होंगे ना, वो आपस के अंदर झुंड बनाएंगे, गैंग बनाएंगे, एंड देन इन 5 की चलेगी भाई अब। एंड ये लोग गैंग और ये लोग ब्रूटल होते हैं, ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, सोसाइटी की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा 95% हमारे साथ मैच करता है। तो चिंपैंजी टेरिटोरियल होते हैं, लाइक ये टेरिटरी बना के रहता है, जैसे आज हम सरहदों के लिए लड़ रहे हैं ना, सेम विद चिंपैंजी। लेकिन जो बंदा या फिर जो बंदर बोनोबो हमसे 98% मैच करता है, ये ब्रूटल नहीं है, बल्कि इसका उल्टा है, ये शांत है एकदम, ये शांत है। और भी इनकी जो क्वालिटी है वो मैं नहीं चाहता ये वीडियो 18+ हो जाएगी, तो मैं नहीं बताना चाहता और भी क्या रीज़न है, लेकिन आप खुद जाके बोनोबो के बारे में पढ़िए। यहाँ तक कि आज तक का जो सबसे समझदार बंदर या समझदार जानवर या एक लौता जानवर जो कि इंसानी भाषा को पढ़ पाया हो या किसी तरह के सिंबल सीख पाया हो, वो भी एक बोनोबो ही था। उसका नाम था कैंजी। आप चाहें तो उसके बारे में जाके पढ़ें, बहुत ही लेजेंडरी एप था हमारा कैंजी, तो उसके बारे में आप जाके यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, यूट्यूब पे पढ़ो इसके बारे में जाके। एंड बोनोबो का मैंने बताया शांत है एंड रूल बाय फीमेल। अब ये मैंने इतना सब फीमेल एंड बोनोबो का आपको क्यों बताया, क्योंकि हम इंसान की जो जर्नी है उसको शुरू करने जा रहे हैं, और उसको शुरू करने के लिए आपको ये डिफरेंस, लाइक प्रकृति की बात हो रही है ना, हम भी तो जानवर है ना, तो प्रकृति हमारे से सिमिलर जो जानवर है उनके साथ कैसा कैसा हो रहा है सोसाइटी। तो आप मैंने जहाँ से सवाल शुरू हुआ था कि क्या हमें जानवरों से क्या चीज़ अलग बनाती है, तो अगर आप कहेंगे सोसाइटी, तो मेरा जवाब होगा नो, नो सर, सोसाइटी तो उनकी भी होती है। तो ऐसा क्या है जो ह्यूमन करते हैं
और जानवर नहीं करते। तो ह्यूमन खाना तो खाता है, जानवर भी खाना खाते हैं, लेकिन ह्यूमन फार्मिंग करता है भाई साहब। ये कर रहा है भाई फार्मिंग, एग्रीकल्चर में घुस गया ये। लेकिन जो स्टार्टिंग का जो शुरुआती मानव था वो सीधे फार्मिंग नहीं करता था। फार्मिंग कैसे सीखी उसने, और वो फार्मिंग करने से पहले क्या करता था, तो इसी की मैं शुरुआत करता हूँ बस। लेकिन मैं एक बार यहाँ पर गैप दे के एक बार देख लूँ मेरे पास कितना स्पेस बचा है और मेरे पास टाइम कितना बचा है। तो 2 मिनट का मैं यहाँ पे ब्रेक लेता हूँ, यहीं से बात शुरू करते हैं कि फार्मिंग पे ह्यूमन कैसे पहुंचा। अच्छा, ये सब जो मैं आपको बातें बताने जा रहा हूँ, इतना सब जो हम लोग उल्लेख कर रहे हैं, क्या ये सत्य है? ये सत्य है क्या जो मैं आपको बता रहा हूँ इतना सब कुछ? सत्य की खोज एंड लाइक सत्य क्या है, इसके बहुत सारे सवाल, सॉरी बहुत सारे जवाब और थ्योरीज मिल जाएगी आपको। ये सत्य क्या है भाई, है क्या ये सत्य? ट्रुथ, हक क्या है? तो मेरा पर्सनली मानना यह है कि जितनी जिंदगी मैंने जी है अब तक की, मेरे पास अब तक सत्य के 3 पहलू आए हैं, या जो मेरी खुद की विचारधारा है। मैं तीन लाइक कहते ना, 3 निष्कर्ष पे मैं पहुंचा कि ये है भाई सत्य। तो इसलिए सत्य को जाकर लेकर ज्यादा आर्ग्यू मत करो। कि पहला मेरे जो थ्योरी मेरे मन में थी बचपन में, लाइक जो फर्स्ट थ्योरी जो पहली डेवलप हुई जब मैं सत्य के बारे में सोचने लगा, शुरुआती थ्योरी थी मेरे दिमाग में, वो ये थी कि सत्य बेसिकली डिपेंड करता है कि आप कहाँ पैदा हो रहे हो, आपकी परवरिश क्या है। लाइक अगर आप पानी को वाटर कह रहे हो, तो बेसिकली आप कोई अंग्रेज के बच्चे हो या फिर कुछ जहाँ पे अंग्रेजों का राज रहा होगा ऐसे किसी देश से हो। आप इसको बोल रहे हो जनाब पानी बोल रहे हो भाई, बेसिकली आप इंडियन से हो जी। तो मेरे था यही था कि पानी सेम है, बस ये होता है कि कोई बंदे की परवरिश कैसी है, या वो किस घर में पैदा हो गया, या कहाँ पैदा हो गया, किस समय पे पैदा हो गया। तो लाइक ये है उसका सत्य। हर एक बंदे का अपना एक सत्य है, और वो सत्य को लेके आगे लाइफ में चलता है, थ्राइव करता है, या जो भी है। ये थी पहली थ्योरी, लेकिन ये धीरे धीरे वक्त के साथ हल्की सी लगने लगी, वजन में हल्की लगने लगी। तो एक और मेरी थ्योरी लाइक मैंने कहीं सुनी थी, ये मेरी थ्योरी नहीं थी, ये मैंने कहीं सुनी थी और मुझे बहुत सटीक लगी। वो एग्जाम्पल बहुत सटीक लगा मेरे सत्य के अंडरस्टैंडिंग को लेके, कि सत्य को असल में कोई नहीं जानता है। ठीक है साहब, सत्य को नहीं जानता है कोई भी। तो ये सत्य है क्या? तो क्या है भाई, ये जो है, ये पता नहीं बहुत अजीब सा बन गया है, लेकिन जो भी है, ये एक हाथी है जी। ये इसके कान है जी, हाथी है ये इसके कान इधर होने चाहिए थे। ठीक है जी दोस्तों, ड्राइंग पे ध्यान मत दीजिएगा मेरी, लेकिन ये हाथी पिग विग जो भी है, ये इसके थोड़ा यहाँ से ना वो बना देते हैं, तो पिग लग रहा है ये। ठीक है, ये हाथी है। अब क्या होता है, ये हाथी मान लीजिए सत्य है, और हम क्या इतने छोटे हैं कि एक आंख पे पट्टी बांधे हुए 5 आदमी को लेके जाओ, तो पहले आदमी को यहाँ छोड़ दो, ये बंदा यहाँ खड़ा है जी पैर पे, एक को यहाँ छोड़ दो, पूंछ पकड़ ली इसने, एक को यहाँ फेंको इसको, ये ऊपर लेट गया, एक को हम एक काम करते हैं सूंड पकड़ा देते हैं, तो ये 4 हो गए। तो 5 का था ना, एक को यहाँ पकड़ा करा कान पे पकड़ा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब आप इस आंख पे बंधे हुए पट्टी, सबके आंख पे पट्टी बंधी हुई, क्योंकि कह तो रहा हूं मैं कि कोई भी पूर्ण सत्य नहीं देख पा रहा है। हम मतलब हम मान के चलते हैं कि हमारी जो आंखें वो केपेबल नहीं है पूर्ण सत्य को देखने के लिए, हम बहुत छोटे से हैं। तो आंख पे पट्टी बंधी हुई हमने। अब इससे आपने पूछा सत्य क्या है, तो ये बोलेगा, या फिर मतलब ये क्या है चीज, तो ये बोलेगा एक झाड़ू जैसी कोई चीज है। ठीक है, कैसे वो लिखते हैं झाड़ू, ठीक है झाड़ू है जी, झाड़ू। इसको बोलो, ये बोल रहा है खंबा है ये तो, इसको बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ये तो टेबल है, ये बोल रहा है तो फैन है, कोई पंखा है हिलाने वाला, ये कह रहा है पाइप है।
तो इन ये क्या है, कभी कभी पूरी होल पिक्चर नहीं देख पा रहे कि ये कुछ भी नहीं है, ये हाथी है भाई, हाथी है ये। तुम लोग बड़े पिक्चर देख ही नहीं पा रहे हो, आंख से पट्टी हटाओ एक बार। सो ये जो हाथी है, ये इसको मैं मानता था सत्य है, ये है जी सत्य। इसको हर लोग अपना अपना इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन जो असली है ना वो कभी कोई जान नहीं पा रहा है। ये हाथी है या फिर ये पिग है या फिर जो भी है, ये इसको सत्य को कोई नहीं जान पा रहा है। फैन हमें बता दिया लोगों ने आके, लाइक कैसे मैं आपको कहूँ कि फिलोसफर या प्रॉफिट्स या फिर बड़े संत या फिर बड़े विचारक जो गुजरे हैं अब तक के हमारे मानव इतिहास में, हर एक बंदा अपना अपना लेके कोई टेबल ये झाड़ू सब लेके घूम रहे हैं। तो क्यों इतना परेशान होना, सत्य नहीं पता यार, देखी जाएगी। हमारा माइंड जब आग में पट्टी बंधी हुई है तो क्यों आर्ग्यू करना, फैन है तबला है क्या है। ये एक बड़ा हाथी है, तुम लोग नहीं समझ, तुम लोग इतने केपेबल नहीं पूरे को समझ पाओ। 5 जन्म लेने पड़ेंगे, 5 लाइफ पीरियड काटने पड़ेंगे, या फिर ये एक किताब लिखकर मरे, फिर इसको ये पढ़े, फिर इसको दोनों किताबों को ये पढ़े, फिर इन किताबों को ये पढ़े, फिर इन किताबों को ये पढ़े, और फिर वो किताब का निचोड़ है कि जी हाथी है। तो ये एक समझ में आ सकती है बात, ये एक समझ में आ सकती है कि ओके ठीक है, विद द टाइम हम लोगों ने एक जनरेशन में नहीं हवाई जहाज बना पाए, धीरे धीरे बना, धीरे धीरे ज्ञान या फिर किताबें या फिर इसकी कलेक्ट करी हुई नॉलेज या लाइफ पीरियड की, इसके कलेक्ट करी हुई, इन सबको असेंबल करके देखें तो हाँ ठीक है, हम एक सत्य की तरफ हाथी की खोज में पहुंच सकते हैं, ये ठीक है। लेकिन दोस्तों ये सब बातें मैं तो आज सोच ही रहा हूँ, लेकिन एक वो टाइम था जब इंटरनेट नहीं था, लोग अपना वक्त ज़ाया नहीं करते थे, और अध्ययन करने की बहुत कम चीज़ें होती थी, और बड़े बड़े विचारक गुजरे। तो एक विचारक है, उसने एक थ्योरी दी, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, वो कहाँ के रहने वाले थे मुझे याद नहीं आ रहा, जर्मनी के थे शायद, इमैनुअल कंट, इमैनुअल ने बोला कि देखो भाई साहब, बात ऐसी है, एक फिल्टर है टाइम पीरियड का और उसका स्पेस का, ठीक है, एक फिल्टर है, हम उस फिल्टर के जरिए चीजों को देख रहे होते हैं, मान लो ये है सत्य, और जो हम देख रहे होते हैं वो चीज होती है जो हमारा सत्य है, फिनोमिना, और ये है नोमिना। इस्लाम में हम इसकी एक छवि देख सकते हैं कि अगर आप कुरान के अंदर देखें तो मोहम्मद साहब के और अल्लाह ताला के 100 नाम है, लेकिन वहां पर अगर आप देखेंगे, गिनेंगे उनको, तो वहां लिखे हुए खाली 99 है। आप पूछेंगे कि भाई ये 99 कैसे है, और ये जर्मन थ्योरी को मैं यहाँ कहाँ इस्लाम में कहाँ कर रहा हूँ। लेकिन नहीं, आप समझिए कि नोमिना की थ्योरी को किस तरह दो अलग अलग लोग अलग अलग भाषा में कह रहे हैं। तो 99 नाम है, तो आप पूछेंगे किसी अच्छे मौलवी से, अगर वो नॉलेजेबल होगा तो आप उससे पूछेंगे कि सर ये मैंने गिने हैं नाम 99। अब जिसको जवाब पता नहीं होगा वो पता क्या बोलेगा, अरे भैया आप एक गिनने में ध्यान मत दो, आप तो नाम लो, आप तो जिक्र करो, अल्लाह का नाम लो, इनको मत ध्यान दो, क्योंकि उसको पता ही नहीं जवाब। और जिसको जवाब पता होगा वो बताएगा कि वो ऐसा नाम है जो हम जान ही नहीं सकते, जिसके लिए हमारा दिमाग केपेबल ही नहीं है। नॉमिना पूर्ण सत्य है, वो हमें पता ही नहीं, ये तो हमारे दिमाग है कि हम 99 नाम जान सकते हैं। वो जो एक सत्य या फिर खला या फिर गैप, एक स्पेस, उसको आप क्या नाम दे सकते हैं, वो कुछ नहीं, उसका आप कुछ नहीं कह सकते। तो वो जो नाम है वो खला है। सो ये बहुत फैसिनेटिंग चीज़ है, लेकिन जैसा है वैसा है। तो हमने सत्य की बात कर ली कि ये जो हम लोग डिवीजन बांटने वाले हैं, और अर्थ, एनिमल एंड अपना बोनोबो सॉरी। सो ये सत्य की बात कर ली, और ये सत्य है या नहीं है, और ये सब हमने अपना कर लिया अध्ययन। तो अब हम इसके सफर पे चलते हैं भाई, देखते हैं क्या करा इसने, बंदर के बच्चे ने, कि ये बंदर का बच्चा कैसे तो चलने लग गया और किस तरह ये फार्मिंग करने लग गया।
और फार्मिंग करने की वजह से ही इसके पास एक ऐसी चीज आई, एक चीज ऐसी क्रिएट होनी शुरू हो गई जिसकी वजह से वो आई, तो उसके आने की वजह से प्रॉब्लम भी शुरू हो गई। सरप्लस यानी ये लोगों के पास माल इकट्ठा हो रहा था, ये लोग उगा रहे हैं गेहूं को और उसको इकट्ठा करे जा रहे हैं, तो बहुत सारा इकट्ठा होता जा रहा है भाई, वो पैसा इकोनॉमी टाइप बनी जा रही है कि तू मुझे 2 बोरी गेहूं ले जा और तू मुझे अपनी बकरी दे जा, तू मुझे ये अपना छोटा चांदी का कटोरा ले ले और एक पूरी बग्गी भर के मेरे से अनाज ले ले। ये सब इनका जो धंधा है कैपिटलिज्म या फिर जो भी है वो इनका ये शुरू हो गया था, लाइक इंसानों का। तो सरप्लस मैंने बताया आपको, जो मैं मेन चीज बताने वाला था सरप्लस के उससे रिलेटेड वो मेरे को भी स्किप हो रही है कि सरप्लस आया तो फिर पहले सरप्लस नहीं था तो क्या था, तो पहले क्या था कि ये जानवर की तरह जाता था, सुबह उठता था, लाइक हजरत इंसान सुबह उठते थे और अपना निकल जाते थे बाहर, और जैसे मान लो चल रहे हैं और पेड़ पे कोई फल लगा हुआ है तो उसको तोड़ लिया, फूड गैदरिंग कर रहे हैं, कोई जानवर मिल गया तो उसको शिकार कर लिया, तो हंटिंग भी चल रही है, गैदरिंग भी चल रही है, एंड 5-6 घंटे लगकर ये पूरा कलेक्शन किया, अपना सामान घर पे लाया, या फिर जहां भी उनका केव मैंस होते थे, गुफाओं के में या गुफाओं के किनारों पे रहा करते थे शुरुआत में, जब ये फार्मिंग से जस्ट पहले वाले। और उससे पहले एक और जो चीज जो और जानवर नहीं कर सकते, कोई जानवर नहीं कर सकता, यहाँ तक कि बोनोबो वो भी 20% ही कैपेबल है इस चीज पे, 2 पैरों पे चलने के लिए। सुप्रीमेसी, 2 लेग्स सुप्रीमेसी। तो 2 पैर पे 20%, मतलब बोनोबो अपनी पूरी जिंदगी में 20% टाइम 2 पैरों पे चलता है। मैंने आपको बताया था 98% मैच करता है साहब डीएनए, एमए नहीं है बोनोबो। तो 2 लेग सरप्लस, तो हम लोग 2 पैरों पे चलते हैं साहब, तो ये भी कोई और जानवर नहीं करता है। सरप्लस हो गया, हंटर गैदरिंग कर ली भाई हमने, और हम लोग चलना शुरू कर दिया हम लोगों ने, और हम लोग चल रहे हैं, और अफ्रीका के चलने के बीच भी मजबूरी थी, मतलब जो साइंटिस्ट बताते हैं, जो मैंने आपको बताया कि फिनोमिना, 1 मिनट में स्किप कर पीछे आ रहा हूँ थोड़ा, फिनोमिना मैंने आपको बताया, और इसी वजह से हमारा जो चैनल का जो इस सीरीज का जो नाम है, सीरीज का नाम ही है इसीलिए बेसिक फिनोमिना। तो बेसिक फिनोमिना क्यों? क्योंकि हम जिस फिनोमेना की हम बात करने वाले हैं, जिस सत्य की हम बात करने वाले हैं, चाहे वो ये है, ये है, हम किस सत्य की बात करने वाले हैं? हम उस सत्य की बात यहाँ पे करेंगे या जानेंगे और चर्चा करेंगे जो फिनोमिना या जो सत्य है सबसे ज्यादा सक्षम है, ताकतवर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताई दूं, साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो आर्कोलॉजिकल सर्वे है हम उनके एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। और हम लोग जितनी भी साइंटिफिक थ्योरीज हैं या फिर साइंटिफिक रिसर्चेज हैं, हम उन्हीं को अपना इस खोज का माध्यम बनाएंगे। हम किसी और चीज़ पर रिलाय नहीं रहेंगे, हम उस पर रिलाय रहेंगे जो साइंस ने हवाई जहाज बनाया, ठीक है। जो साइंस के माध्यम से मैं खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो साइंस के माध्यम से मैं ये बोर्ड चौक जो भी है कर रहा हूँ, अपना फिजिक्स केमिस्ट्री सारा, तो हम लोग उसी को अपना फिनोमिना, बेसिक फिनोमिना मान के चलेंगे। तो ये मत बोलना कि हमारी किताब में तो लिखा हुआ 1 लाख साल पहले का इंसान था, तू तो बोल रहा है इतने 1000 साल पहले था, और ये था और वो था, ये सब मुझसे मत आप आर्ग्यू कीजिएगा। आप मेरी बोली गई बातों को अपने हिसाब से जाके रिसर्च करिएगा और देखिएगा कि पहली बात तो मेरी सारी चीज़ें ओरिजिनल है, मेरे मन की बातें हैं ये, लेकिन जो मैं रेफरेंस दूंगा या जो मैं आपको बताऊंगा, जिन रिसर्चर्स के अध्ययन के बारे में बताऊंगा, उनको मैं कोट भी करूंगा, आपको बता भी दूंगा मैं कहाँ से ये चीज़ें बता रहा हूँ। बाकी आप खुद भी जाके इन चीज़ों को सर्च कीजिए, वहाँ उनसे आर्ग्यू कीजिए, मुझसे मत कीजिए। और कोई और बोले कि जी नहीं, ये नहीं, आप गलत पढ़ा रहे हो, आप ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो मेरा एक ही जवाब है कि
भैया गलत पढ़ा रहे हैं, शायद मुझे यही तो कमी फील हुई कि पहले तो कोई पढ़ा ही नहीं रहा है, और पढ़ा भी रहा है तो पता नहीं कुछ अंधों में काणे राजा क्या क्या हो रहा है। तो जब ये मन में फीलिंग आई कि यार ये क्या हो रहा है, तो हमें कब तक कोसेंगे कि यार ये सच नहीं बता रहा, ये गलत बता रहा है, वो गलत बता रहा है, तो सही कौन बताएगा। तो एक काम करते हैं, इनसे क्या लड़ना कि ये गलत बता रहा है, वो गलत बता रहा है, क्यों ना जो हमें सही लगता है हम वो बताएं। तो मुझे जो सही लगता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। मेरे साथ मेरी थ्योरी के अंदर कुछ ऐड ऑन करना हो आप मुझे बताइए, बिल्कुल सलाम है। और कुछ माइनस करना हो वो भी बताइए कि शोएब तूने ये बोनोबो वाला गलत बता दिया, चिंपैंजी गलत बता दिया, बिल्कुल जो मतलब जेन्युइन क्रिटिसिज्म होगा वो पता लग जाता है। तो उसके लिए तो मैं शुक्रगुजार रहूँगा। और मुझे लग रहा है मुझे यहाँ पे अपनी बात रोकनी चाहिए क्योंकि टाइमर मेरा होने वाला है, देखूं। सो दोस्तों मेरा टाइमर होने वाला है, तो अगले एपिसोड में बात करते हैं और यहीं से बात शुरू करेंगे। हमने आज क्या क्या देख लिया कि भैया आप समझ ही गए होंगे कि क्या पृष्ठभूमि बनने वाली है। ह्यूमन का जो फर्स्ट डिवीजन मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए एमएफ करा क्योंकि यही पहले डिवीजन मेरे को देखने को मिला कि जो बोनोबो इवन चिंपैंजी जो इतने नज़दीकी रिश्तेदार, जब उनके अंदर फीमेल मेल का इतना वो है, सॉरी पैट्रियार्की और मैट्रियार्की का सिस्टम है बंदरों में, सो हमारे अंदर कितना ज़्यादा होगा। और आपको तो हम आज 2026 के अंदर आज हम 2026 के अंदर जिन भी चीज़ों को अपने आसपास देख रहे हैं, लैंग्वेज, जेंडर, कंट्रीज, इन सब के अस्तित्व कहाँ से शुरू हुआ और किस हाल में आज यहाँ पहुँचा, ये बताना बहुत एक वीडियो का काम तो है नहीं, बहुत लंबा चौड़ा काम है। तो बस मैंने 10 एपिसोड्स या एक सीरीज़ मांगी है इस चैनल पे, तो ये 10 एपिसोड्स मेरे अपलोड होंगे। अगर इसका अच्छा वो मिलता है परिणाम या रिस्पांस मिलता है तो शायद हम लोग सेकंड जो सीज़न लाएंगे वो पर एपिसोड में पढ़ाई गई चीज़ों को, जैसे मैंने आपको बेसिक बताया, ठीक है, हम इनके बारे में और विस्तार में बात करेंगे अगर सेकंड सीजन आता है तो। लाइक मैं आपको हमारे कांजी की भी स्टोरी सुनाऊंगा, जो आप जाके यूट्यूब पर सर्च करते हैं, बहुत फेमस है कांजी। बोनोबो के बारे में बता सकता हूँ कि क्योंकि बोनोबो बहुत खतरे में है बेचारे, ये इंसान के इतने नज़दीक हैं तो कई लोग तो इनको पेट बनाना चाहते हैं। और कई जो कॉन्गो के बेचारे पाषाण युग में जीने वाले लोग हैं जिन्हें एवोल्यूशन थ्योरी नहीं पता, या जिन्हें पता ही नहीं कि इंसान की शुरुआत कहाँ से हुई, इस खोज के अंदर लाखों करोड़ों रुपया खर्च होता है, या फिर लोग लगे पड़े हैं रिसर्चर जिन्हें कदर ही नहीं है बोनोबो की, उनके लिए वो एक साधारण मंकी है, ठीक है, उनके लिए तो नॉर्मल मंकी है ना, उन्हें क्या पता बोनोबो क्या है। सो वो लोग उनको खा जाते हैं काट के। लाइक मैं किसी के खिलाफ हेट नहीं उगल रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन वो लोग खा जाते हैं बोनोबो को, बताइए। सो अब कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, तो खैर मैं इसमें नहीं जाना चाहता, सबका अपना अपना लाइक फूड हैबिट्स होती है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन बोनोबो बेचारा हमारा लाइक खतरे की कगार पे है। तो आपको ज़्यादा ही कमेंट करना है तो एक कमेंट आप #SaveBonobo जरूर लिख सकते हैं, शर्माइएगा मत इसमें। वाकई में बोनोबो बहुत ज़रूरी है इस रिसर्च के मामले में कि जैसे आज ये 20 मिनट चल रहा है, जिस तरह कांजी ने पढ़ना सीखा, एक और चीज़ कांजी ने पढ़ना सीखा, लिटरेचर भी किसी जानवर के पास नहीं है। हम ही बैठ के यहाँ किताबें पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, शायरियाँ लिख रहे हैं और पोएम्स चल रही हैं, ये और कोई जानवर नहीं करता दिखता है। तो ये भी है डिफरेंस। तो इन सब को देखेंगे क्या क्या कहाँ से शुरुआत होती गई, सरप्लस कैसे हुआ और उससे क्या हुआ, और अगले एपिसोड में देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है एक लंबा हो जाएगा ज़्यादा वीडियो। और ना कि सिर्फ इसलिए कि मेरे को 20 ही मिनट मिले हैं, बल्कि इसलिए भी कि जितना मैंने समझाया है ये समझाने में शायद अब ओवर हो जाएगा। पहले यही आप लोग रोक के रखें, अगले एपिसोड तक का वेट करें। और मुझे माफ़ कीजिएगा, इस पूरे वीडियो को बनाने के दौरान मैं काफ़ी थक गया था, तो एनर्जी अगर लो आपको कहीं भी फील हुई हो पिछले पूरे एपिसोड में, आज इस पूरे सेगमेंट में, तो प्लीज़ पहला एपिसोड है दोस्तों, इतने तो आप मुझे लाइक कहते ना रियायत दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अभी तक का अगर आपने देखा। तो अगले एपिसोड में मिलते हैं, आगे की बात शुरू करते हैं। अभी बहुत कुछ आना बाकी है, क्योंकि इतनी सब बातें करनी इसलिए ज़रूरी है कि जो मैं
जो हमारे चैनल का मोटो है, जो हमारे चैनल पे बात कही जा रही है, कि हम प्रोपागेंडा तो कर नहीं रहे हैं, ना हम एजेंडा लेके चल रहे हैं, हमारी खुद की एक कहानी है तो हम उसको कह रहे हैं। और वो कहानी आप तब समझोगे जब आप पहले पृष्ठभूमि समझोगे कि एटलीस्ट, जैसा कि आपको पिछले सेगमेंट में पता लगा कि हमारा कॉन्शियस लेवल एक जगह आ पाए। तो पहले हम लोग ये सब जाने कि ये हो झाड़ू तबला, आपकी थ्योरी क्या है, मेरी थ्योरी क्या है। पहले हम उसको तो एक रूट पर आए ना, कि आप अपना फैन लाओ, अपना तबला लाओ। तो बेसिकली मैं बात उसकी करने वाला हूँ, लेकिन हम लोग बेसिकली इसी के अराउंड हमारी चीज़ें घूमेंगी। तो हम लोग सॉलिड बातें करना चाहते हैं। ये सीरीज इसी चीज़ को लेकर रहेगी, ज़्यादातर वाइट बोर्ड पे ही रहेगी। और पहले इसका नाम होने जा रहा था कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पहले वीडियोस के अंदर ही हमारे दर्शकों को हो जाए, एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद हम लोग अपना काम शुरू करेंगे जो भी है। सो मैं एक तो ना बातों बातों में भूल जाता हूँ यार, कहीं की कहीं जाती है बातें। तो फिर मैं बोलूँगा कि पहला एपिसोड है, प्लीज़। और वही वाली बात, मैं थका हुआ हूँ बहुत ज़्यादा, और ना वीडियो बनाने से बेटर है कि थके हुए ही बना लो, रिकॉर्ड कर लो। क्यों? क्योंकि मैं इतना ये तो है नहीं कि करोड़ों लोग करेंगे शेम 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 तो कोई नहीं करने वाला है। पहला एपिसोड है, और जो शेम शेम करेगा मैं उसको ये बोलना चाहता हूँ, भाई पहले मेरे से ज़्यादा बड़ी वीडियो और मेरे से ज़्यादा सब्सक्राइबर ला, और फिर मुझे ज्ञान देना, मैं खुद बैठ के सुनूंगा कि हाँ ठीक है, मेरे के अंदर क्या कोताही रह गई। सो ब्रूटली ऑनेस्ट रहते हुए आगे की बात बताता हूँ। हाँ, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहने वाला था, लेकिन बेसिक फिनोमेना क्यों रहा आपको मैंने बता ही दिया। तो हम इसी बेसिक फिनोमेना की बात करेंगे कि बेसिक फिनोमेना क्या है, आप इसको समझ लो। पहले आप लोग एक स्तर पे आ जाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं बेसिक फिनोमेना के अगले एपिसोड के अंदर।